तो चलिए आप सभी का स्वागत है सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सेट नंबर 35 देखने वाले हैं। इसमें आपको 25 साइंस के प्रश्न कराए जाएंगे। ये 25 साइंस के प्रश्न आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये 25 क्वेश्चन आपके PYQ प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। हालात चाहे जैसे भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में तो चलिए आप सभी का स्वागत है सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सेट नंबर 35 देखने वाले हैं। इसमें आपको 25 साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये 25 साइंस के क्वेश्चन आपके रेलवे के विभिन्न एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन आपके PYQ प्रश्न है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सेशन शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। हालात चाहे जैसे भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए और आपके धड़कनों में खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है, यानी जो सोडियम होता है तो सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है एल्कोहल में, ऑप्शन सी है पेट्रोल में और ऑप्शन डी है केरोसिन में। तो आप सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ये केरोसिन में क्यों डुबा कर रखते हैं? तो कहिएगा केरोसिन में जो है ये ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। इसलिए सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि जब सोडियम वायु के कांटेक्ट में आता है, वायु या पानी कहिए, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हो, जहां पे ऑक्सीजन हो तो इसके कांटेक्ट में आएगा तो सोडियम में क्या होगा? तो आग लग जाएगा। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी में ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं, यानी मिट्टी के तेल में जो केरोसिन के तेल होता है उसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल जो गैस दुर्घटना हुआ था वो किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और लाखों की संख्या में लोग घायल हुए थे? तो ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कहिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसके कारण लाखों लोग घायल हुए थे और हजारों लोग मारे गए थे। यदि हम भोपाल गैस दुर्घटना की बात करें, भोपाल गैस दुर्घटना तो ये कब हुआ था? तो कहिएगा दिसंबर 1984 में, 1984 में हुआ था। कहां पे? तो कहिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इस किस कंपनी में हुआ था ये घटना, जो किस कंपनी में हुआ था? तो कहिएगा यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए
3 नंबर प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? यानी जो पॉजिट्रॉन होता है इसका खोज ऑप्शन ए है एडरसन ने, ऑप्शन बी है चैडविक ने, ऑप्शन सी है थॉमस ने और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड ने। तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है एडरसन किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एडरसन। यदि हम चैडविक की बात करें, चैडविक के, तो चैडविक किसका खोज किए थे? तो कहिएगा न्यूट्रॉन की खोज किए थे, न्यूट्रॉन की खोज किए थे, ठीक है। अब कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक कब किए थे, तो सन भी पूछा जाता है। तो सन में याद रखिएगा आपका 1932 में किए थे, 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। यदि थॉमस की बात करें तो जे थॉमस जो थे ये इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, तो कब किए थे? तो इसका भी सन याद रखिएगा 1897 ईस्वी में, ठीक है। तो 1897 ईस्वी में जो जे थॉमस थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। यदि हम रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड क्या किए थे? तो कहिएगा परमाणु की नाभिक की खोज किए थे, ठीक है। परमाणु की नाभिक की खोज किए थे, नाभिक की खोज किए थे। तो ये आपको याद रखिएगा रदरफोर्ड क्या किए थे? तो परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। कब किए थे? तो कहिएगा 1911 ईस्वी में, ठीक है। तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक के बारे में बताए थे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में कौन सा जो तत्व है आपका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पूछ ले कि जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाएगा? तो कहिएगा ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यदि हम बात करें हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4। उसी तरह नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है 14। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो कहिएगा एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसका 8 और एटॉमिक मास हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास भी, एटॉमिक मास भी आपका 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा भविष्य, तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ईंधन, तो कहिएगा हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो जो लिफ्ट देखे होंगे, ठीक है। तो लिफ्ट की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है बेयर्ड ने, ऑप्शन बी है फैराडे ने, ऑप्शन सी है एडिसन ने और ऑप्शन डी है ओटिस ने। तो बेयर्ड जो थे इन्होंने ही लिफ्ट के बारे में सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो यही बेयर्ड आपका आंसर हो जाएगा 5 के, सॉरी ओटिस ने दिए थे, ये आपका बेयर्ड गलत हो जाएगा, ओटिस ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी ओटिस लिफ्ट की खोज किए थे। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है?
तो ऑप्शन ए है डायनेमो, ऑप्शन बी है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी है सौर सेल और ऑप्शन डी है विद्युत सेल। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका डायनेमो। तो जो डायनेमो है ये आपको क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है डायनेमो। यदि हम विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर का काम क्या है, तो कहिएगा जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर, तब विद्युत मोटर का काम क्या होता है, तो कहिएगा ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो विद्युत मोटर जो होता है ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये आपको याद रखिएगा। चलिए यदि हम सौर सेल की बात करें तो सौर सेल का काम क्या है, तो कहिएगा प्रकाश ऊर्जा को फोटोवोल्टेइक के द्वारा आपको विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो लिख लीजिएगा ये आपको क्या करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को वोल्टेनिक के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, उसके बाद है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल क्या है, तो कहिएगा यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है यानी बदलता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन पूछा है, जो मनुष्य के मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, लगभग 1400 ग्राम या 1350 या 1400 ग्राम। ठीक है, तो इतना आपका मस्तिष्क का वजन होता है, तो 1350 ग्राम होता है आपके मस्तिष्क का वजन। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो विटामिन सी का आविष्कार किसने किया, ऑप्शन ए है फंक ने, ऑप्शन बी है मैकुलन ने, ऑप्शन सी है हुकल्ट ने और ऑप्शन डी है हॉकिंस ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी का जो खोज है वो हुकल्ट के द्वारा किया गया था, हुकल्ट के द्वारा। ठीक है, अब फंक क्या किए, तो फंक कहिएगा विटामिन शब्द दिए, फंक ने विटामिन शब्द दिए। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन शब्द किसने दिया, तो फंक ने। कब दिए, तो 1912 ईस्वी में दिए थे फंक। यदि हम मैकुलन की बात करें तो मैकुलन क्या किए, तो कहिएगा विटामिन ए के खोज किए थे। ठीक है, मैकुलन जो थे ये आपको विटामिन ए के खोज किए थे। चलिए, तो विटामिन ए की खोज किए थे मैकुलन। ठीक है, चलिए अब यदि हम विटामिन सी की बात करें तो लिखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखिएगा। तो विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या होता है, तो कहिएगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखिएगा रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो मार्स गैस ऑप्शन ए है हाइड्रोजन को, ऑप्शन बी है मीथेन को, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन को और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन को।
तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहिएगा CH4 होता है रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम ऑप्शन ए है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ऑप्शन डी है लेड ऑक्साइड। तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट आप याद रखिएगा। उसके बाद यदि जिप्सम के रासायनिक सूत्र पूछे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ये आपका हो गया जिप्सम का रासायनिक सूत्र। और जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको जिप्सम से ही तैयार किया जाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहिएगा CaSO4 ½ H2O। अब समझिए, जिप्सम को 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म किया जाता है, और गर्म करके आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, जिसका प्रयोग शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। तो कभी कभी पूछता है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में जिप्सम को कितने डिग्री पर गर्म किया जाता है? तो कहिएगा 140 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म किया जाता है, तब जाकर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। देखिए यहाँ जो पानी के 2 मोलिक्यूल है, और इस 2 मोलिक्यूल को गर्म करके यानी भाप में बदल के आपको हाफ मोलिक्यूल बनाना पड़ता है, तब जाकर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होगा। अब ऐसे समझिए, जो मान लीजिए 2 लीटर पानी है, ठीक है, अब इसे गर्म करके ½ लीटर पानी बचाना है, ठीक है, तब जाकर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होगा। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से ऑप्शन ए है एनीमिया, ऑप्शन बी है तपेदिक, ऑप्शन सी है स्कॉर्बिक, और ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स हैं, जो ज्यादातर आपको बच्चे में देखने को मिलते हैं। चलिए यदि हम ऑप्शन ए की बात करें एनीमिया, तो एनीमिया क्यों होगा? तो कहिएगा आयरन की कमी से होगा, यानी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। ठीक है, तो कहिएगा रक्त में जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो एनीमिया होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है तपेदिक। तपेदिक क्या है? तो कहिएगा तपेदिक को क्षय रोग भी कहा जाता है, क्षय रोग। ठीक है, तो क्षय रोग तपेदिक को क्या जाता है, या टीबी भी कहा जाता है इसे, टीबी। अभी किसके कारण होगा? तो कहिएगा जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु संक्रमित रोग है तपेदिक। ठीक है, अब किस जीवाणु के कारण होगा? तो कहिएगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण आप तपेदिक होता है। ठीक है, यानी क्षय रोग होता है। यदि स्कॉर्बिक की बात करें, स्कॉर्बिक, तो स्कॉर्बिक किसके कमी के कारण होगा? तो कहिएगा विटामिन सी की कमी के कारण
इसमें क्या होता है, तो दांत के मसूड़े से खून आने लगता है, यानी दांत के मसूड़ों में सूजन हो जाता है। तो ये एस्कॉर्बिक तक लिखिएगा, मसूड़े में सूजन होना या दांत से खून आना, ये क्या है, तो कहिएगा एस्कॉर्बिक है। किस विटामिन की कमी के कारण होगा, तो कहिएगा विटामिन सी की कमी के कारण। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कहिएगा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी। ठीक है, तो मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी है इवानोस्की, ऑप्शन सी है लुईस पास्चर और ऑप्शन डी है एजी ट्रांसले। तो रोनाल्ड रॉस जो थे, इन्होंने मलेरिया के कीटाणु के खोज किए थे, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, यदि इवानोस्की की बात करें तो कहिएगा वायरस के खोज किए थे, यानी वायरस की खोज किसने किया, तो कहिएगा इवानोस्की किए थे। चलिए उसके बाद लुईस पास्चर, तो लुईस पास्चर क्या किए थे, तो कहिएगा रेबीज के टीका की खोज किए थे, रेबीज के टीका के खोज किए थे। रेबीज क्या है, तो कहिएगा जब पागल कुत्ता काटता है तो रेबीज होने की संभावना रहता है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। 13 नंबर प्रश्न, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक एडवर्ड जेनर, ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी है लुवेन हॉक। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो आविष्कार किए थे, ठीक है, ये आपको जोसेफ लिस्टर किए थे। रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक में क्या कहिएगा, तो कहिएगा कोशिका की खोज किए थे, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे, तो कहिएगा 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में किए थे। और लुवेन हॉक तो कहिएगा जीवाणु की खोज किए थे, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया की खोज किए थे कौन, तो कहिएगा लुवेन हॉक किए थे। चलिए अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, यानी जो टेलीफोन लाइन है इसमें प्रवाहित ऊर्जा को किस नाम से जानेंगे। ऑप्शन ए है ध्वनि ऊर्जा को, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी है रेडियो ऊर्जा और ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा। तो टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो विद्युत ऊर्जा के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। जो बिग बैंग थ्योरी है, तो बिग बैंग थ्योरी को महाविस्फोटक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि जो बिग बैंग थ्योरी है, तो इसे ही महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट कब हुआ था, तो कहिएगा 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। इसी विस्फोटक के पश्चात पृथ्वी का निर्माण हुआ।
ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ गैस कौन सा है देख लीजिए। ऑप्शन ए है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है एसिटिलीन और ऑप्शन डी है मैलोइक अम्ल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये नाइट्रोग्लिसरीन जो गैस है ये आपका डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट क्या है, तो कहिएगा यह विस्फोटक पदार्थ होता है डायनामाइट। चलिए लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो दूध में लैक्टिक अम्ल, ठीक है, दूध दही। और उसके बाद यहाँ एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन क्या है, तो कहिएगा एसिटिलीन एक गैस है। तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2 होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो कहिएगा वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग या कटिंग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, होमोसेपियन किसका वैज्ञानिक नाम है। ऐसे वैज्ञानिक जितने भी नाम है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो होमोसेपियन किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मनुष्य के, ठीक है। तो मनुष्य के वैज्ञानिक नाम आपका होमोसेपियन होता है। यदि हम बाघ की बात करें, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो कहिएगा बाघ के वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। ये बाघ का वैज्ञानिक नाम हो गया। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो कहिएगा राना तिगरीना, राना तिगरीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। गुलाब यानी रोज का वैज्ञानिक नाम, तो रोज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो कहिएगा रोसा रूबिजिनोसा, रोसा रोसा रूबी गिनोसा, तो ये आप याद रखिएगा, रोसा रूबी गिनोसा आपका गुलाब का वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी सपना देखने का अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इकोलॉजी, ऑप्शन बी है फ्रेनोलॉजी, ऑप्शन सी है आयरोलॉजी और ऑप्शन डी है क्रोमेटोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आयरोलॉजी, आयरोलॉजी। तो स्वप्न के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो आयरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है आपका गांधीनगर में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, गांधीनगर या गुजरात में स्थित है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया, यानी गति के जड़त्व नियम को किसने दिया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन ने दिए थे गति के जड़त्व के नियम। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है, तो बर्डमैन किसे कहा जाएगा, तो ऑप्शन ए है होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन बी है बीरबल साहनी, ऑप्शन डी है डॉक्टर सलीम अली और ऑप्शन डी है मेघनाथ साहा। तो आप ऑप्शन सी सलीम अली को बर्डमैन, भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न है कि जो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, ठीक है, तो ग्रह की गति के नियम केपलर दिए थे। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है
तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित रहता है? तो ऑप्शन ए है गणना, ऑप्शन बी है मापन, ऑप्शन सी है विद्युत और ऑप्शन डी है लॉजिक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणना के यानी कैलकुलेटिंग यानी गणना के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण निम्न में से किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण यानी गोल्ड। तो जब गोल्ड के बात कर, गोल्ड किस में घुलता है यानी किससे रिएक्ट करता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है एक्वा रेजिया और ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो जो गोल्ड है ये आपको एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में ही घुलेगा यानी इससे रिएक्ट करेगा। अब एक्वा रेजिया सॉल्यूशन क्या होता है? तो कहिएगा जो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन होता है ये HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से हम एक्वा रेजिया सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जिसमें जिसमें आपको गोल्ड को गलाया जाता है। तो 21 अनुपात में होता है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो कहिएगा जो आपका HCl है 3 अनुपात में होगा और HNO3 आपका 1 अनुपात में होता है, यानी 3:1 में आपको एक्वा रेजिया सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, एक्वा रेजिया। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा, 25 नंबर प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा का नाम क्या है? तो मानव के द्वारा जो प्रथम निर्मित आपका संश्लेषित रेशा है उसे नायलॉन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 25 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। 25 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है PYQ प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए